Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we will also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. I am Kamal Saxena and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। आधे घंटे के इस प्रोग्राम में हम देंगे आपको ताजा आर्थिक समाचार। आज सोमवार है और हर सोमवार की तरह आपके सवाल भी कार्यक्रम में शामिल किए जाएंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप सवाल पूछ सकते हैं। बस ख्याल इस बात का रखें कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में जानकारी आपको इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। कमल ने अभी फोन नंबर आपको बताए, हम एक बार फिर दोहराए देते हैं। 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। प्रमुख खबरों पर चर्चा और सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं आर्थिक विशेषज्ञ यामिनी अग्रवाल। यामिनी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले हेडलाइंस। Wholesale prices fell to a 4.5-year low in May this year, log deflation of 3.21%. Domestic equity benchmarks declined 1.6% amid plunge in global markets. Sensex closes 552 points down, Nifty slips 159 points, and crude oil slumps as new coronavirus infections hit China, Japan and the United States. इस वर्ष मई में थोक मूल्य गिरकर 4.5 साल के निचले स्तर पर आए। थोक मूल्य सूचकांक 3.21% गिरा। वैश्विक बाजारों में गिरावट के बीच घरेलू शेयर सूचकांक 1.6% लुढ़के। सेंसेक्स 552 अंक नीचे बंद हुआ। निफ्टी 159 अंक फिसला। और चीन, जापान और अमेरिका में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले सामने आने से कच्चे तेल में गिरावट। और आज की सबसे पहली खबर थोक मूल्य सूचकांक से जुड़ी हुई। मई महीने में थोक बाजार में कीमतों में 3.21% की गिरावट आई और ये 4.5 साल के निचले स्तर पर आ गई। आज जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद ईंधन और बिजली की कीमतों में भारी कमी के कारण थोक मूल्य सूचकांक में यह गिरावट आई है। नवंबर 2019 के बाद से थोक मूल्य सूचकांक अपने निचले स्तर पर पहुंचा है। हालांकि इस वर्ष खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर अप्रैल माह के 2.55 के मुकाबले मई माह में 1.13% रही। दालों की थोक महंगाई दर अप्रैल माह के 12.31% की तुलना में मई माह में 11.91% रही। मई महीने में सब्जियों की कीमतों में 12.48% की कमी दर्ज की गई, लेकिन आलू की कीमतों में 52.25% की वृद्धि हुई। ईंधन और ऊर्जा की कीमतों में मई महीने में 19.83% की गिरावट दर्ज हुई। इससे पिछले महीने अप्रैल में यह गिरावट 10.12% थी। विनिर्मित वस्तुओं में मई के दौरान गिरावट की दर 0.42% रही। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि मई 2019 में थोक मूल्य सूचकांक 2.79% के स्तर पर था। And adding to the same news piece, due to the nationwide lockdown imposed on the 25th of March, the ministry had released truncated WPI inflation data for the month of April with figures of food, primary articles, and fuel and power. However, it has advised its field offices to collect price data through electronic means, and the final index for the month would be released next month. The Commerce and Industry Ministry said WPI for the month of May 2019 was at 2.79%. Data collected by the government at the retail level, which was released last week,
showed a year-on-year rise in food inflation at 9.28% in May, led by pulses, meat and fish, and oils and fats. Satish Kumar is online from Delhi. Satish, ask your question, please. हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। Namaskar. मैडम से मैं ये जानना चाहूँगा, मैडम जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को जो रेवेन्यू देती है, ये फंड होता है या इनको लोन देती है? अगर फंड होता है तो ये बदले में क्या लेते हैं, और अगर लोन देती है तो ये वापसी कैसे होती है? मैडम थोड़ा इसका बताइएगा बारीकी से, धन्यवाद। जी, इन्होंने कहा कि कौन किसको फंड देता है? Central government to the states. स्टेट्स को जो पैसा देते हैं। We have a federal system of operations in our country, whereby the states को जो है एक particular portion जो फाइनेंस कमीशन डिफाइन करती है, उसका proportion दिया जाता है जो ओवरऑल रेवेन्यूज होते हैं। क्योंकि अब इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्लब कर दिया गया है जीएसटी में, तो जो जीएसटी का पोर्शन है वो स्टेट्स को एज कंट्रीब्यूशन दी जाती है। जी, मुंबई से हमारे अगले कॉलर हैं कृष्णा। हेलो। हेलो जी कृष्णा जी, नमस्ते सर। जी नमस्ते, सवाल क्या है आपका बताइए। सबके लिए मेरा नमस्ते जी नमस्ते जी। मेरा सवाल ये है कि अभी कोविड-19 तो महामारी तो चल ही रहे हैं। जी हेलो जी हाँ, आप पूछिए, आप जारी। जी हाँ, मैं वो चल ही रहे, लेकिन अभी इसमें बोला जाता है कि जो कोई डॉक्टर भी बोलता है कि इसको विटामिन सी और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है स्ट्रांग करना चाहिए, बराबर? जी, ये जो प्रोग्राम है हमारा, ये आर्थिक मामलों से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है। और अगर आप कोविड-19 के बारे में कैसे बचाव किया जा सकता है, या किस तरीके से इसका सामना किया जा सकता है और कैसे अपने आप को स्वस्थ रखा जा सकता है, तो इसके लिए आप हमारा एक प्रोग्राम शाम रात में 9:30 से आप सुन सकते हैं एफएम गोल्ड चैनल पर। और आप उसमें सुनिए, और उसमें देश के जाने माने डॉक्टर्स जो हैं आपके सवालों का जवाब भी देते हैं और अपनी राय भी बताते हैं। बहरहाल, और अब आगे बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। सेंसेक्स के ऊपर चीन और अमेरिका में कोरोना वायरस संक्रमण फिर से फैलने की चिंताओं के बीच वित्तीय कंपनियों के शेयरों में भारी नुकसान से आज सेंसेक्स 552 अंक लुढ़क गया। कारोबारी सत्र के दौरान 857 अंक से भी अधिक की गिरावट के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 552 अंक लुढ़क कर 1.63% का नुकसान दर्ज करके 33,229 पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 159 अंक टूटकर 1.60% नीचे 9,814 पर आ गया। व्यापक बाजार में बीएसई मिड कैप 1.15% नुकसान में रहा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स अपने पूर्व स्तर पर बना रहा। In the stock market, equity benchmark Sensex today plunged 552 points, dragged by heavy losses in financial stocks amid concerns over a second wave of coronavirus infections. After sinking over 857 points during the session, the 30-share index settled 552 points or 1.6% lower at 33,229. Similarly, the NSE Nifty tumbled 159 points or 1.6% to close at 9,814. In the broader market at BSE, mid-cap ended 1.2% down, while small-cap remained flat. IndusInd Bank was the top laggard in the Sensex pack, tanking around 7%, followed by Axis Bank, Bajaj Finance, ICICI Bank, NTPC, Tata Steel, ITC and HDFC Bank. On the other hand, Reliance Industries, HCL Tech, Sun Pharma and ONGC were among the gainers. Traders said market traded on a negative note on subdued global cues on fears of a second wave of coronavirus cases, with signs that the pandemic is coming back in China and the United States. The number of cases linked to the disease around the world has crossed 79 lakh and the death toll has topped 4.33 lakh. In India, the number of infections rose to 3.32 lakh and the death toll rose to 9,520, according to the Health Ministry. जी, जितेंद्र दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। हेलो जितेंद्र। Good evening to Yamini ma'am and the team. जी, good evening. My question is it a start of a new bull market or it is just a bear market rally? Thank you.
Well, we cannot say that there is a bull or a bear market going on. There is volatility in depending upon how the projections are coming. So one, you have projections whereby the ratings have been declared, where we've been downgraded by Moody's, but by S&P we've been kept at the same rating. Similarly, the projections made by Fitch and many others are showing that 2022 will be the year in which we will bring about our economic growth. The second half of the year is likely to have an effect of the coronavirus, which is going to be affected in the stock markets also. So you're likely to see a bear phase in the stock markets as of now, but you can't say that the bear phase will continue. If there is a positive reinforcement of the economy coming and operationalizing, as is being seen in the fuel consumption and other aspects, but let's say the industrial production has been low, and the industrial output has been low, and other outcomes are indicative of a lower economy, then we will see a bear phase stepping in more than the bull phase. Mushtaq Ali is waiting on phone from Kolkata. Mushtaq, ask your question, please. Yes, sir. Yes, sir. गुड इवनिंग टू ऑल. जरा मैम बताइए, ये ब्रोकर का पेमेंट नहीं किया जा रहा है, तो वो क्या लास्ट में वो पूरा शेयर बेच के अपना पैसा लेके वो पैसा रिटर्न करेंगे? हम फिर बोल रहे हैं, ब्रोकर का मेंटेनेंस नहीं पेमेंट किया जा रहा है कोई वजह से, तो वो क्या शेयर को बेच करके खुद से बाकी का हमको ये रिटर्न करेंगे? आप समझ गए जी? अगर ब्रोकर के पैसे जो कमीशन हैं वो पे नहीं किए जा रहे हैं तो उसमें ऑप्शन नहीं होता स्टॉक का, लेकिन अगर आपका जो डिलीवरीज के अंदर आपकी बैड डिलीवरीज होती हैं तब उस केस में स्टॉक को बेचा जाता है और उससे जो है रिकवरीज ली जाती हैं. Stock broker can again and again request the particular customer for the amount that is there. Stocks नहीं बेच सकता वो आपके और उसमें से पैसे चार्ज नहीं कर सकता. Uddhav is waiting on phone line from Haryana. Uddhav, please ask your question. ये मैडम टैक्स के बारे में पूछना है. ये टैक्स कम करने से क्या टैक्सेस, क्योंकि कई देशों में ऐसा हुआ है जहां टैक्स घटा दिया, रूस वगैरह कोई और देश थे ऐसे जहां पे 13% कर दिया 30 से, तो टैक्स बढ़ गया, लोगों का पेमेंट करना पड़ गया लोगों की. तो हमारे यहाँ हो सकता है कि टैक्स कम करने से क्या ये सही है? टैक्स कम करने से टैक्स इनकम टैक्स या गुड्स एंड सर्विस टैक्स कम करने से क्या ये बढ़ जाते हैं? क्या कंजम्पशन बढ़ जाएगा और रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा? ऐसा होता है क्या जनरली? आप जी, आपकी जो इनकम होती है जो आप रिसीव करते हैं उसमें से आप टैक्सेस पे करते हैं. तो जो आपके पास अगर आप 30,000 रुपए जो है कमा रहे हैं और 5,000 के करीब टैक्स दे रहे हैं तो आपके पास 25,000 पैसे मिलते हैं. अगर टैक्स कम कर दिया जाता है तो 25,000 की जगह जैसे अगर आप 27,000 अब आपके पास आएंगे तो आप 27,000 खर्च कर सकते हैं. तो जब टैक्स कम किया जाता है आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं हम, वो बढ़ जाती है. और क्योंकि वो बढ़ जाती है, जैसे जैसे इनकम एक इंसान की बढ़ती है, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है कंजम्पशन ज्यादा करने का. उतना नहीं करता जितना इनकम बढ़ी है, पर उस थोड़ा ही ज्यादा करता है देन व्हाट ही वाज कंज्यूमिंग अर्लियर. तो इसलिए माना जाता है कि टैक्स एक बिल्ट इन स्टेबलाइजर होता है. जब इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही होती तो टैक्सेस घटा करके कंजम्पशन बढ़ाई जा सकती है. Yamini, coming back to the WPI data, actually this was a deflation data for the month of May. So how relevant is this WPI data for May? Because the demand was obviously quite low for that month. And in the long run, this will be omitted like anything. I mean, this was an exceptional data for the month of May. So what do you have to say on that? So if you look at the economists who have been looking at the data which has been coming for April and May, they have been saying that please take it with precaution because it is a specific abnormal case or an unnormal case whereby there has been a lockdown and the effect is being observed over there. So they are not the usual economic data which can then be used for forecasting the economic growth and development. But they do indicate that there is an effect of COVID and the effect is observant in the prices also.
But as and when the COVID effect is likely to taper off, or we are likely to look in for recoveries, the data is likely to improve and benefit in the overall growth of the economy. If you look at most of the international agencies, they have been very positive about the economic reforms that have been going on in the economy and the development in the economy, which is likely to bring about a higher growth rate by 2022 in India. Gopal is joining in from Mumbai. Ask your question, Gopal, please. हाँ जी, हेलो सर, मार्केट मंत्री जी को नमस्कार जी। नमस्कार सर, मेरे तो दो सवाल है। पहले तो महंगाई के बारे में आप लोग कहते हो कि सर ये महंगाई लिमिटेड कंट्रोल में है, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाजा है सर, लॉकडाउन के पहले और अभी जो अगर आप अंदाजा लगाएंगे तो वेजिटेबल्स और पल्सेस के और ये राइस और ये व्हीट के जो रेट है लगभग डबल हो चुके हैं। तो आप तो बोलते हो कि सर लिमिटेड है, जहाँ तक मेरा अंदाजा है सर ये महंगाई तो काफी बढ़ चुकी है। थोड़ा उस पर अब ये महंगाई दर जो ये आंकड़ा दिखाते सर, मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि पीएम साहब सर आत्मनिर्भर की बात करते हैं, तो सर ये शेयर मार्केट जो चलता है एफआई के आसरे क्यों चलता है सर? इसको भी आत्मनिर्भर नहीं बना सकते हैं, जैसे कि ये म्यूचुअल फंड और ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और ये रिटेल इन्वेस्टर मिला के अगर मार्केट को कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं, ताकि एफआई के भरोसे मार्केट नहीं चले, लोकल इन्वेस्टर के भरोसे मार्केट चले तो बेटर रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा मार्केट में। जी, आपका पहला सवाल इन्फ्लेशन को लेकर के। इन्फ्लेशन कुछ जगहों पे सिर्फ जो इंक्रीज हो रहा है उसको नहीं लेता, पर सारे इंडिया में जो प्राइस की स्थिति है और वो कैसे बढ़ रही है या घट रही है उसको लेता है, तो स्पेसिफिक रीजन्स को नहीं लेता। दूसरी बात आपकी रही कि स्टॉक मार्केट्स में रिटेल इन्वेस्टर्स का जो ओवरऑल वॉल्यूम्स हैं वो कम रहते हैं एफआईआईज के मुकाबले या इंस्टीट्यूशंस के मुकाबले, जिसकी वजह से वो स्टॉक मार्केट की जो मूवमेंट्स हैं वो इतना इफेक्ट नहीं कर पाते। और जहां पे हम सेंसेक्स को देखते हैं वो 30 स्क्रिप्ट्स होती हैं या 50 स्क्रिप्ट्स होती हैं एनएससी में या बीएससी में, तो उन स्क्रिप्ट्स में जो मूवमेंट्स होती हैं वो ज्यादातर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से ज्यादा इफेक्टेड होती हैं देन रिटेल इन्वेस्टर्स। और स्टॉक मार्केट्स मोस्टली सेल्फ रिलायंट हैं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स ऑनलाइन पे अपने आप ट्रेड कर सकते हैं, अपनी प्राइसेस देख सकते हैं और बुक कर सकते हैं जिस पे ट्रेड करना चाहें। जी, उत्तर प्रदेश से कृष्णदेव हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। हेलो जी कृष्णदेव। I think we have lost touch. Yamini, talking about Sensex and the market movement today. This was the third day when the market fell down, and today this was down by 52 points, and Nifty was down by 159 points. So how do you see the stock markets? Is it profit booking that we are seeing in a liquidity-driven market? Well, in the stock markets, we are seeing that the effect is being observed over the increased number of COVID cases and a likelihood that, imposition on the borders may be put in terms of interactions, and which may halt the overall economic operations. Like the meeting that has been done for Delhi, or for, there are reactions in terms of how different states are having higher number of COVID patients and what needs to be done regarding that. So with respect to the operationalization, the stock markets did show a positive note, but as the numbers are increasing and the difficulties are increasing for the government to handle them, the stock markets are reacting to them. So if there is a control which is brought about, and there is let's say, for example, if a vaccine comes in some perspective, in some time, then possibly we can see a much higher growth in the stock markets. जी, और अब एशियाई बाजारों का आज का क्या हाल रहा, बात कर लेते हैं। कोविड-19 संक्रमण के दोबारा फैलने की चिंताओं का असर आज दुनिया भर के बाजारों में देखा गया। निवेशकों ने सरकारी बॉन्ड जैसे सुरक्षित निवेश में रुचि दिखाई। जापान का निकेई आज 3.5% टूट गया और सिंगापुर के स्ट्रेट टाइम्स में 2.6% की गिरावट दर्ज हुई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 4.8% लुढ़क गया।
चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 1% की गिरावट आई, जबकि हांगकांग का हैंगसेंग 2.2% नुकसान में रहा। यूरोपीय बाजारों में भी आज अंतर्दिवसीय कारोबार कमजोर रहा। लंदन का फुट्सी, जर्मनी का डेक्स और फ्रांस का कैक लगभग 1% लुढ़क गए। And back home at the forex market, the rupee today depreciated 19 paise to more than 6-week low of 76 rupees and 3 paise per dollar as weak domestic equities and sustained foreign fund outflows weighed on investor sentiment. Forex traders said risk appetite has waned amid fresh cases of COVID-19 globally. Hida is from Mumbai. Hida, are you online? Hida? Hello? Are you online, Hida? हेलो Hello? Can you hear me? हेलो, मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। जी हाँ, पूछिए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है, बैंक के बारे में है। बैंक से ना बार बार मतलब मैसेज को मिल रहा है कि एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ के लिए बैंक से कॉन्टेक्ट करें। एड्रेस प्रूफ तो के अभी लिए आना चाहिए या नहीं कोरोना केस से? अगर आप अपना सवाल दोहरा दें एक बार फिर से। हेलो सर, मेरा सवाल ये है ना कि बैंक से ना आप को फोन पे, मोबाइल फोन पे बार बार मैसेज आ रहा है बैंक जी की तरफ से जी एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ वहाँ पे जाके सबमिट करने का बैंक में। जी, ब्रांच में जाकर के। ठीक। हाँ, तो अभी क्या करें हम? जी, आप एड्रेस प्रूफ या अपना कोई भी गवर्नमेंट आईडी सबमिट कर सकते हैं। इलेक्शन कार्ड है, आपका आधार कार्ड है, आपका पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, इन सबको एड्रेस प्रूफ्स में लिया जाता है। और केवाईसी नॉर्म्स की रिक्वायरमेंट्स के लिए गवर्नमेंट्स ने ये कहा है कि बैंक्स को पूरी करनी है। तो वो हो सकता है आपको मोबाइल मैसेज दे रहे हो कि आपकी पूरी नहीं है, तो आप वहाँ पे जमा करा सकते हैं। जी, विशाल हमारे अगले कॉलर हैं दिल्ली से। हेलो विशाल। हाँ जी, मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार। जी नमस्कार। पहला तो मैं जानना चाह रहा था कि जयंतो राय चौधरी जी की आवाज बहुत दिन से नहीं सुनी, तो वो कब आएंगे? एक तो ये जानकारी चाहता था जी। दूसरे ये था जी, हम लोग ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो अभी हम लोगों पे 28% जीएसटी लगता है। जीएसटी से पहले जब एक्साइज का रिजीम था तब 12% एक्साइज और 4% वैट लगा करता था, तो उसको जो है 28% कर दिया। हमारी इनपुट पे 18% मिलता है, तो हम लोगों पे बहुत फाइनेंशियल बर्डन है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लीज आप हमें सजेस्ट करें। थैंक यू। जी, जीएसटी में जहां तक रेट्स लागू किए गए हैं वो सारे रेट्स को लेकर के लागू किए गए हैं। एक्साइज, वैट, सेल्स या जितने भी आपकी ड्यूटीज लगती थी उनको न्यूट्रलाइज करके फिर उनके टैक्स ब्रैकेट्स को डिफाइन किया गया है। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर टैक्स बर्डन ज्यादा पड़ रहा है जीएसटी के द्वारा, तो आप चैम्बर्स के थ्रू या फिर डिफरेंट एसोसिएशंस के थ्रू एक वाइट पेपर जारी कर सकते हैं और वो मिनिस्ट्री को भेज सकते हैं। जीएसटी काउंसिल्स तक वो पहुंच सकते हैं और वो रिव्यू कर सकते हैं। Umesh is waiting on phone line from Chhattisgarh. Umesh, ask your question, please. Umesh, are you online? हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा सवाल था। जी पूछिए सवाल। जी हाँ सर, ग्लोबल मार्केट डाउन जा रहा है, उसके साथ ही सर अभी आने वाले रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट भी कमजोर रहेंगे, तो वो फिर लेकिन मार्केट में फास्ट रिकवरी आ रही है, कारण सर? जी अमिनी जी। जी, रिकवरी मैंने जैसे बताया कि वो इकोनॉमी जैसे जैसे ऑपरेशनलाइज कर रही है और कुछ पॉजिटिव आउटकम्स नजर आ रहे हैं। जैसे बहुत सारी एजेंसीज ने कहा है कि 2022 में आपका 9% से ऊपर भी जीडीपी ग्रोथ रेट हो सकता है। दो ओवरऑल वर्ल्ड जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन 6% के आसपास वो कह रहे हैं कोविड की वजह से हो सकती है, पर इंडिया और चाइना में कम रहेगी, पर फिर भी कॉन्ट्रैक्शन रहेगी। और जो है इसका असर, कोविड का असर इस साल में ज्यादा नजर आएगा और अगले साल में जैसे जैसे रिकवरी कंप्लीट होगी आपको ग्रोथ की तरफ ऑप्टिमिज्म नजर आएगी।
तो जैसे जैसे इंडस्ट्रीज ऑपरेशनलाइज करेंगी, आपको स्टॉक मार्केट भी रिकवर करते हुए नजर आएगा। पर क्योंकि फ्रेश केसेस आ रहे हैं कोविड के और उनको संभालने में थोड़े सी जो है एहतियात बढ़ती जा रही है, तो स्टॉक मार्केट्स उनके ऊपर भी रिएक्ट कर रही है। तो जैसे जैसे वो कंट्रोल में आएंगे, स्टॉक मार्केट्स कंटिन्यूअसली स्टेबलाइज करेंगी और रिकवर करेंगी। Yamini, something which has been talked of recently is the expanding or broadening the debt market or debt market, wherein government can play a big role. How significant is it for the whole market operations to have a robust debt market? It's a very important capital market source of funding, but mostly the debt market is characterized by government securities, and many of the players are the primary dealers and the satellite dealers, primarily because of which we don't see much trading, and because we don't see too much of trading in the debt markets, we don't see much of a movement and many developments in the debt market. So if the secondary market of the debt markets are developed, we will definitely see a more growth, or let's say more people going in for debts as against the others. However, still the government debt market is the major market where the movement is observed and the yields are being quoted throughout the market, and which actually then tells us how would be the interest rates in the economy and so forth. जी, गुलजार सिंह फरीदाबाद से हमारे कॉलर हैं। हेलो गुलजार सिंह। हेलो जी गुलजार, बताइए क्या सवाल है आपका? सर, मेरी एज है 83 साल। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो इनकम टैक्स है मेरा कितना माफ है और बचे हुए पे कितने % लगेगा? जी, इनका क्या है? इनकी एज 83 इयर्स की है गुलजार सिंह जी की, और ये पूछना चाह रहे हैं कि मेरा टैक्स, मुझ पर इनकम टैक्स कितना लगेगा मेरे ऊपर, ऐसा कुछ जी, इनकम टैक्स एज के हिसाब से नहीं लगता। आपकी इनकम टैक्स जो है आपकी इनकम के ऊपर लगता है। तो आपकी जितनी इनकम होगी उसके अंदर स्लैब्स हैं, उस स्लैब्स के अंदर अगर आपके 2.5 लाख तक है तो पूरी एग्जेम्प्ट है, और अगर 5 लाख तक है तो उसके बाद टैक्स रिबेट मिल जाती है, जिसके तहत आपकी टैक्स जो है आपको नहीं पे करना पड़ता। उसके बाद टैक्स स्लैब्स हैं 10%, 20% के और 30% के। But तो is there any हिसाब से पे करना होगा। और वरिष्ठ नागरिक होने का भी इनको कुछ छूट मिलती है या लाभ मिलेंगे? जी, वरिष्ठ नागरिक होने के जैसे अगर आप बैंक्स में जमा कराते हैं कुछ फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह, तो उसके ऊपर हायर इंटरेस्ट मिलते हैं। बाकी कोई स्पेसिफिक रिबेट नहीं है। आयकर में ऐसी कोई छूट नहीं है? जी नहीं। And moving on to more news, crude oil today slumped as new coronavirus infections hit China, Japan, and the United States, increasing concerns that a resurgence of the virus could weigh on the recovery of fuel demand. In intraday trade, Brent crude prices were trading at $38.20 per barrel, while US crude prices were at $35.40 per barrel. और कच्चे तेल के बाद बात सोने की कर लेते हैं। दिल्ली सराफा बाजार में आज सोना 380 रुपए सस्ता होकर 47,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। चांदी भी 590 रुपए टूटकर 48,200 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई। और यामिनी, बात सोने की कर लें तो शेयर बाजार में जो अभी जो अस्थिरता चल रही है, उसमें क्या सोने में निवेश एक समझदारी भरा निर्णय? जी, सोना हमेशा एक सेफ हेवन बना रहता है, और देखा गया है कि बुलियन मार्केट हमेशा ग्रो ही करती है, कभी गिरावट की तरफ नहीं दिखती। तो इसलिए काफी लोग उसमें निवेश करते हैं, खासतौर पे जब स्टॉक मार्केट अच्छा नहीं कर रहे होते हैं। यामिनी, कार्यक्रम में आने और हमारे श्रोताओं के सवालों के जवाब देने और चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। And before we close, a reminder of the headlines. Wholesale prices fell to a 4.5-year low in May this year. Log deflation of 3.21%. Domestic equity benchmarks declined 1.6% amid plunge in global markets. Sensex closes 552 points down. Nifty slips 159 points. And
crude oil slumps as new coronavirus infections hit China, Japan, and the United States. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. Market Mantra.